दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा में जीता विश्वास मत। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में एक बार फिर विश्वास मत जीता। 82 सदस्यीय सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पर सरकार के पक्ष में 48 मत पड़े, जबकि भाजपा और आजसू पार्टी के सदस्यों ने मत विभाजन के समय सदन का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही स्पीकर ने विधानसभा के विशेष सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। झारखंड के 3 शिक्षकों को मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें बोकारो के +2 उच्च विद्यालय चंदन कियारी की शिक्षिका आशा रानी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय चतरा के सहायक शिक्षक बिनेश्वर कुमार और रांची के SS +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अवनिंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। तीनों शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए के चेक व प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। इस मौके पर 26 विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड के पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, मिलेगा राशन से लेकर वाहन भत्ता। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पुलिस कर्मियों को राशन से लेकर वर्दी व वाहन रखरखाव भत्ता मिलेगा। राशन भत्ता यहाँ 2,000 रुपए है, वहीं बिहार में 3,500 रुपए मिलता है। वाहन रखरखाव भत्ता यहाँ 600 रुपए मिलता है, बिहार में 2,600 रुपए। बिहार की तर्ज पर भी यहाँ भी भत्तों को बढ़ाने की मांग की गई थी। विधानसभा में सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ में माओवादियों का बंकर ध्वस्त। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों और माओवादियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सर्च अभियान में माओवादियों के एक बंकर को ध्वस्त किया है। इस बंकर में 40 के लगभग लैंड माइंस, 1000 किलो के लगभग चावल, नक्सली साहित्य और भारी मात्रा में अन्य सामग्री को जब्त किया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा बरामद लैंड माइंस को विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है। झारखंड के 3 विधायकों को मिली झारखंड लौटने की सशर्त अनुमति। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को झारखंड में लौटने की सशर्त अनुमति दे दी, जिन्हें जुलाई में भारी मात्रा में नकदी के साथ पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल छोड़ने से पहले इन तीनों विधायकों को राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग यानी CID को सूचित करना होगा। झारखंड विधानसभा से पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उन्हें किसी भी सत्र में भाग लेने के लिए समर्थन साक्ष्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। खंडपीठ ने यह फैसला भी सुनाया है कि झारखंड विधानसभा के किसी भी सत्र में भाग लेने के बाद तीनों विधायकों को 24 घंटे के भीतर कोलकाता वापस आना होगा। बता दें कि 30 जुलाई 2022 की शाम को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के रानीहाटी में विधायकों को बैंक नोटों के बैग के साथ पकड़ा गया था। नोटों की गिनती की गई तो कुल राशि 48 लाख रुपए बरामद की गई थी। देश में PM श्री योजना के तहत अपग्रेड होंगे 14,500 विद्यालय। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहम फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि देश भर के 14,500 विद्यालयों को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। PM मोदी ने ट्वीट किया, कहा कि आज शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन होगा। ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो NEP की पूरी भावना को समाहित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। एक खोज उन्मुख शिक्षण केंद्रित सीखने के तरीके पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में लेटेस्ट तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा पर भी ध्यान दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाने वाले जज ने की दूसरी शादी। RJD सुप्रीमो को चारा घोटाले में सजा सुनाने और कटघरे में लालू के साथ संवाद के बाद चर्चा में आए जज शिवपाल सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। 59 वर्षीय शिवपाल सिंह ने 50 साल की अपनी प्रेमिका नूतन तिवारी के साथ दूसरी शादी की है। दोनों की शादी 2 सितंबर को दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर में हुई है।
2006 में जज शिवपाल सिंह की पत्नी का निधन हो गया था। वकील नूतन तिवारी के पति का भी निधन कुछ साल पहले हो गया था। जज शिवपाल सिंह का एक बेटा और एक बेटी हैं। वहीं वकील नूतन तिवारी की भी एक बेटी है। परिवार और बच्चों की सहमति से ही दोनों ने दूसरी शादी की है। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी जल्द। शिक्षक दिवस के अवसर पर सोमवार को स्वच्छ विद्यालय एवं शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के 3 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कहा कि 26,000 शिक्षकों के पद थे जो न पहले भरे गए और न उन्हें बढ़ाया गया। हमारी सरकार ने 50,000 पद सृजित कर शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में प्रयास किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक ही शिकायत मिलती है कि शिक्षक नहीं है। अब नियुक्ति के बाद शिक्षकों की शिकायतें नहीं चलेंगी, उन्हें जवाबदेह बनना होगा। मंत्री ने कहा कि आज अभिभावकों और विद्यार्थियों का सुझाव निजी स्कूलों की तरफ ज्यादा है। हमें मंथन करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। यूजीसी ने लॉन्च की 5 रिसर्च ग्रांट और फेलोशिप योजना। देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने शिक्षक दिवस 2022 के मौके पर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को 5 से 9 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाए जाने की अपील की है। साथ ही आयोग ने 5 सितंबर 2022 यानी सोमवार को 3 रिसर्च ग्रांट और 2 फेलोशिप योजना लॉन्च किए जाने की भी घोषणा की है। यूजीसी द्वारा ये पांचों रिसर्च ग्रांट फेलोशिप योजना दोपहर 3 बजे लॉन्च किया गया। इसके साथ ही आयोग ने ई समाधान पोर्टल भी लॉन्च किया। इसके माध्यम से छात्र, फैकल्टी और जनरल पब्लिक अपनी उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित समस्याएं आयोग को बता सकेंगे। यूजीसी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को लॉन्च किए गए 3 रिसर्च ग्रांट स्कीम वर्तमान टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए होगी। कुल 100 लाभार्थियों को मिलने वाली इन योजना में चयनित अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये प्रति माह और 50,000 रुपये प्रति वर्ष आकस्मिक निधि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम 10 फुल टाइम स्टूडेंट्स के पीएचडी शोध कार्य का सुपरविजन किया होना चाहिए। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 5,910 नए मामले। पूरे देश में हालात अभी सामान्य बने हुए हैं, जिस कारण से पिछले 24 घंटों में 5,910 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 7,034 लोगों ने इस महामारी को मात दी। ऐसे में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 53,974 हो गई है और पॉजिटिविटी दर 2.60% है। इससे पहले रविवार को रोजाना के मामलों की संख्या 6,809 थी, यानी पिछले 24 घंटे में केस कम हुए हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान जारी है, जहां अब तक वैक्सीन की 213.50 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक 102 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, जबकि 94 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज ले ली है। वहीं केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया कई महीने पहले शुरू की थी, जिसके तहत 16.68 करोड़ से अधिक डोज लगाई गई हैं। आ रहा 2022 का सबसे ताकतवर तूफान 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। एशिया महाद्वीप के पूर्वी इलाके में 2022 के सबसे बड़े तूफान का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस समुद्री तूफान के चपेट में एशिया के 2 विकसित राष्ट्रों को परेशानी होने वाली है, जिसमें जापान और कोरिया शामिल हैं। यह साल 2022 के सबसे ताकतवर चक्रवाती तूफान है। अमेरिका के यूएस ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर्स के अनुसार इस तूफान की स्पीड लगभग 257 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी वजह से पैसिफिक सागर से जुड़े देशों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात यहाँ तक बताए जा रहे हैं कि समुद्र में 15 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिनका भुगतान तटीय देशों को चुकाना होगा। जापानी मौसम एजेंसी ने तूफान का नामकरण करते हुए कहा कि यह 2022 का सबसे बड़ा तूफान है। एजेंसी ने तूफान को सुपर टाइफून
इनाम नोट दिया है। तूफान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह कैटेगरी 5 का तूफान है। तूफान की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि सबसे अधिक इसका असर जापान में देखने को मिल सकता है। भारत बनेगा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहा गया था कि देश में पहला ई हाईवे बनाया जाएगा जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच होगा। इशारों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही एक नए लेन पर बनाया जाएगा। जब से यह घोषणा की गई है तब से ही लोग इस हाईवे से मिलने वाले फायदे के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यह हाईवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। इस पूरे हाईवे पर तार बिछाए जाएंगे ताकि हाईवे पर किसी भी प्रकार की बिजली की कमी महसूस ना हो। सुनने में आया है कि इस हाईवे पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाए जा सकेंगे। सरकार हाईवे की बातचीत स्वीडन की कंपनी से कर रही है। जब यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब यह देश का पहला हाईवे होगा और इस हाईवे पर 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी चालू होने के बाद जगह जगह पर बैटरी चेंज करने वाली मशीनों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।